ओम श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। मित्रों, आपका हार्दिक अभिनंदन है। विगत एपिसोड में मैंने आपसे नानी दादी माँ के नुस्खे पर चर्चा की थी, नानी दादी माँ के घरेलू नुस्खे। आज मैं दमा रोग पर आपसे चर्चा करूँगा। तो एक बुक मेरे पास है जो मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताई थी, नानी दादी माँ के घरेलू नुस्खे। तो पिछली बार मैंने मधुमेह पे बात की थी, अब मैं आपसे दमा, आज का जो है दमा विषय पे। यदि आप ऐसी बीमारी से ग्रसित हैं जिसमें आपको अस्थमा है या दमा है, तो आइए हमारे इस चैनल को अभिनंदन मानव विचार एवं विकास मंच को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपको बहुत अच्छी जानकारियाँ हम उपलब्ध कराएंगे। तो दमा, देखिए आयुर्वेद जो कहता है, आयुर्वेद का कहना ये है कि समस्त बीमारियां जो है पेट से होती हैं, सारी बीमारियां पेट से होती हैं। तो दमा भी जो है पेट के कारण शुरू होता है। इस रोग की शुरुआत पेट के विकार के कारण होती है। जठरांत प्रणाली के किसी दूसरे अंग में होने वाले विकार के कारण भी हो सकती है। देखिए, ये जो दमा बोलते हैं, दमा फेफड़ों से सांस फूलना जो होती है, सांस जब हमारी फूलती है तो उसको दमा कहते हैं। मगर ये जो है पेट से रिलेटेड है। बड़ा आपको अजीब सा लग रहा होगा कि ये पेट से रिलेटेड बीमारी है, कब्ज है, दूसरी जो आपने खाना समय पे नहीं खाया, और दूसरा आपने अनियमित भोजन करते हैं, अनियमित आहार करते हैं, तो अब आपको ये दमा की शिकायत होती है। अब लक्षण क्या है दमा के? दमा के लक्षण है सांस का फूल जाना, तेज़ी से सांस चलना, फेफड़ों में रोग के लक्षण जो है फेफड़ों में दिखाई देते हैं। फेफड़ों पर दबाव पड़ने के कारण बुरा प्रभाव हृदय पर भी पड़ता है। इसमें रोगी की नाक में कफ का इकट्ठा होना या रुकावट होना, छींकें आदि आना, सांस फूलना, तेज़ी से सांस चलना, ये इसके लक्षण हैं। आप थोड़ा सा चलेंगे, दौड़ लगाएंगे तो आपकी सांस भर आती है। पहाड़ पर चलेंगे तो आप, घाटी चढ़ेंगे तो आप जीना चढ़ते हैं, घर पर चलेंगे तो आपकी सांस फूलती है। अब इसका उपचार क्या है? दादी नानी माँ के नुस्खे, इसमें क्या उपचार बताते हैं? तो इसमें दिए हैं, पहला दिया रोगी को दही, उड़द की दाल, गोभी, तेल मिर्ची के खाद्य पदार्थ तथा अधिक मसाले का सेवन ना कराएं। इन्हें क्या क्या अपथ्य जो बताया है आप एक बार फिर से सुने। रोगी को दही, उड़द की दाल, गोभी, तेल मिर्चों के खाद्य पदार्थ तथा अधिक मसालों का सेवन वर्जित किया गया है। दूसरा है दही, लस्सी, केला, अमरूद, खट्टी और तली हुई चीज़ें जो इस रोग में बहुत हानिकारक हैं, इसमें खटाई भी वर्जित है। तीसरा, सुहागे की कील का चूड़ बनाकर, उसमें मुलहटी का चूड़ बनाकर बराबर मात्रा मिलाकर आधे से 1 ग्राम की शहद की मात्रा के साथ चाटें। इससे श्वास नली के रोग या कष्ट दूर होकर दमा, खांसी और जुकाम में लाभ होता है। सुहागा आप जाएंगे पंसारी की दुकान पर, सुहागा मिलता है, सुहागा को लें और आप उसको छोटा सा, सुहागे का एक छोटा पार्ट लें और उसको तवे पे भून दें। तवे पे जैसे ही आप डालेंगे तो वो फूल जाता है, या आग में डालेंगे, उसमें अंगारों में डालेंगे तो फूल जाता है। उसको लेके आप उसको उसका मुलहटी जो है, मुलहटी के साथ उसका चूर्ण बना लें और बराबर मात्रा में मिलाकर 1 ग्राम शहद के साथ मिलाकर नियमित सेवन करने से लाभ मिलता है। अंजीर दमा के रोगियों के लिए लाभदायक है। 2-3 अंजीर गर्म पानी से, कैसे लेना है? 2-3 अंजीर गर्म पानी से धोकर रात्रि में साफ बर्तन में भिगो दें। नाश्ते के पूर्व उन अंजीरों को खूब चबा कर खाएं, उसके बाद वह पानी पी लें। क्या करना है आपको? 2-3 अंजीर लेने हैं, उसको अच्छा गर्म पानी में साफ़ कर लें, धो लें,
उसके बाद उसको रात भर पानी में छोड़ दें। पानी में छोड़ने के बाद सुबह सुबह उसको आप सेवन करें बिना कुछ खाए। फिर उसके बाद जो उसका पानी है वो भी आपको सेवन करना, उसका पानी पी लें तो ये भी लाभदायक है। दमे के रोगी को एकदम हल्का भोजन करना चाहिए। पहले भी मैंने आपको बताया, पथ्य अपथ्य की जब मैं बात करता हूँ कि भोजन जो है हमेशा आधा पेट करना चाहिए। आपका जो है आधा पेट भोजन करें, 1/4 उसमें पानी से भरा होना चाहिए और 1/4 उसमें हवा, तो वायु के लिए स्थान होना चाहिए। तो हल्का भोजन करें। दमे के रोगी को हमेशा हल्के भोजन करने की सलाह दी गई है। किशमिश, मुनक्का व कुल्थल की दाल इस रोगी में लाभदायक है। क्या चीज़ लाभदायक है? किशमिश, मुनक्का। मुनक्का जो आता है आपको, उसको नमक लगा के भून के खाते हैं, तो इसमें काफ़ी मुनक्का काफ़ी लाभदायक है। अगस्त रसायन में पाया जाने वाला मुख्य द्रव्य हरित की हरड़ के और च्यवनप्राश को मिलाकर खाने से रोगी को लाभ होता है। क्या है? हरड़। हरड़ मतलब हरड़ को अपन च्यवनप्राश के साथ मिलाकर खाने से इसमें काफ़ी लाभ मिलता है। हरड़, बहेरा और आंवला, विधाल, अश्वगंध, काली मिर्च, सौंठ, बाइबडिंग, पुनर्वा, चित्रक की जड़ 5 से 6 ग्राम की गोलियां बना लें। छाया में सुखाकर 1 गोली प्रातः दूध से लेने में दमा में लाभ मिलता है। फिर से सुने आप, हरड़, बहेड़ा और आंवला। हल, बहेड़ा, आंवला। फिर विचाल, विधाल, अश्वगंध, काली मिर्च, सौंठ, बाइबडिंग, पुनर्वा, चित्रक की जड़ 5-6 ग्राम की गोलियां बना लें। छाया में सुखाकर 1 गोली प्रातः दूध से लेने में लाभ होता है। अब इसमें विशेष क्या क्या उपचार दिए हैं इसमें, वो एक एक क्रम से देखें आप। बाजरे के दाने जितनी हींग 2 चम्मच शहद में मिलाकर लें। बाजरे के बराबर, बाजरा बिल्कुल बहुत छोटा दाना होता है बाजरे का। बाजरे के दाने जितनी हींग, तो हींग लेनी है आपको, 2 चम्मच शहद में मिलाकर लें। प्याज के आधा चम्मच रस में पानी 1 चम्मच मिलाकर दिन में 3 बार सेवन करने से दमे के रोगी को लाभ मिलता है। फिर से एक बार, बाजरे के दाने जितनी हींग 2 चम्मच शहद में मिलाकर लें। प्याज के आधा चम्मच रस में पानी का 1 चम्मच मिलाकर दिन में 3 बार सेवन करने से दमे के रोगी को लाभ मिलता है। दूसरा, पालक के पत्तों और 2 चम्मच मेथी दाना का काढ़ा बना लें। इसमें चुटकी भर अमोनिया क्लोराइड और शहद मिलाकर 30 मिलीमीटर की मात्रा दिन में 3 बार देते रहने से लाभ होता है। दिन में 3 बार आपको लेना है। दमे की रोगी के लिए विटामिन ई लाभदायक है। क्या लाभदायक है? विटामिन ई। और ये कहाँ मिलता है? अंकुरित गेहूँ, सोयाबीन, पिस्ता, सूरजमुखी का तेल, नारियल घी, मक्खन, टमाटर, अंगूर और सूखे मेवों से प्राप्त होता है। इनका प्रयोग करने से विटामिन ई की पूर्ति होती है। क्या क्या चीज़ें हैं फिर से एक बार देखें। दमे के रोगी को विटामिन ई लाभदायक है। इसमें क्या है? अंकुरित गेहूँ, सोयाबीन, पिस्ता, सूरजमुखी का तेल, नारियल घी, मक्खन, टमाटर, अंगूर और सूखे मेवों से प्राप्त होता है। तो सूखे मेवे का प्रयोग करने से विटामिन ई की पूर्ति हो जाती है। तो इसको आपको सेवन करना है। फिर अगला देखें क्या है। 4 से 6 लौंग 1 कप पानी में उबालकर और शहद मिलाकर दिन में 3 बार थोड़ा थोड़ा पीने से दमा ठीक होता है। इससे श्वास नली की रुकावट दूर होती है। क्या है? फिर से देखें आप। 4 से 6 लौंग 1 कप पानी में उबालकर और शहद मिलाकर दिन में 3 बार थोड़ा थोड़ा पानी से दमा ठीक होता है। इससे श्वास नली की रुकावट ठीक होती है। अगला, पुदीना के 1 चम्मच रस में 2 चम्मच असली सिरका
समान मात्रा में शहद और 4 औंस गाजर का रस मिलाकर प्रतिदिन देने से दमा और ब्रोंकाइटिस में लाभ होता है। इसके प्रयोग से दमे के दौरे कम हो जाते हैं और श्वास नली की रुकावट दूर होती है। अगला, सौंफ में बलगम साफ करने के गुण होते हैं। सौंफ अपन खाते हैं, खाना खाने के बाद सौंफ खाते हैं, तो सौंफ एक बहुत अच्छा डाइजेस्टिव का भी काम करती है। तो सौंफ में बलगम साफ करने के गुण होते हैं। यदि दमे के रोगी इसके काढ़े को नियमित रूप से इस्तेमाल करें तो निश्चित रूप से लाभ होगा। सौंफ का काढ़ा बनाएं और सौंफ के काढ़े को आप नियमित रूप से लें तो दमे में लाभ का उल्लेख मिलता है। शहद अपने आप में बहु उपयोगी औषधि है। आयुर्वेद में शहद को अमृत कहा गया है, शहद अमृत मानी गई है। तो शहद अपने आप में बहुत उपयोगी औषधि है। इससे स्वर तंत्र के कष्ट दूर होने में सहायता मिलती है। ये गला भी सुरीला करता है। 1 चम्मच शहद, 1 चम्मच अदरक के रस को मेथी के 1 कप काढ़े में शहद मिलाकर खाने से दमे में लाभ मिलता है। क्या है? 1 चम्मच अदरक के रस को मेथी के 1 कप काढ़े में शहद मिलाकर खाने से दमे के रोग में लाभ मिलता है। सूरजमुखी के बीज दमा के रोगी के लिए बहुत लाभदायक है। क्या चीज़? सूरजमुखी के बीज दमा के रोगी के लिए बहुत लाभदायक है। सूरजमुखी के बीजों के 1 चम्मच चूर्ण में 2 चम्मच शहद मिलाकर दिन में 1 या 2 बार देना चाहिए, मतलब दिन में 1 या 2 बार लेना चाहिए। अगला, सूरजमुखी के फूलों के काढ़े में शहद मिलाकर सेवन करने से भी दमे में लाभ होता है तथा श्वास नली के कष्ट दूर हो जाते हैं। अगला, करेले की जड़ के 1 चम्मच चूर्ण में शहद मिलाकर रात्रि के समय देने से दमे के रोगी की रात आराम से कटती है। देखिए, करेले की जड़ 1 चम्मच चूर्ण में शहद मिलाकर रात्रि के समय देने से दमे की रोगी की रात आराम से कटती है। दमा अक्सर रात में उठता है तो नींद नहीं आती। लगभग 1 माह तक देने में आशातीत लाभ होते हैं। काफ़ी लाभदायक ये औषधि मानी गई है। अंगूर दमे के रोगी के लिए बहुत लाभदायक है। अंगूर भी बहुत लाभदायक है। देखिए, अंगूर और अंगूर का रस दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। कुछ चिकित्सकों का तो यहाँ तक कहना है कि दमे के रोगी को अंगूर के बाग में रखा जाए तो शीघ्र लाभ होगा। देखिए, ये क्यों कहा गया कि आप अंगूर के उसमें बाग में रहें? इसलिए अंगूर के बाग में रखने की बात की है कि जब आप अंगूर के बाग में रहेंगे तो निश्चित रूप से आप अंगूर खाएंगे और जब अंगूर का ही भोजन करेंगे तो उसमें बहुत जल्दी आपको लाभ पहुंचेगा। तो अंगूर का आपको नियमित जीवन में, नियमित भोजन में एक फल के रूप में निश्चित रूप से खाना चाहिए यदि आप दमे के रोग से ग्रसित हैं तो। दमा, जुकाम, खांसी, ब्रोंकाइटिस के रोगी को संतरे के रस में थोड़ा नमक और शहद मिलाकर देने से लाभ होता है। बलगम आसानी से निकलने लगता है। तो इसमें तो कफ डिपोजिशन है, पूरा फेफड़े में कफ जो है, हमारे लंग्स में कफ का डिपोजिशन होता है, जिस वजह से आपका दमा हो जाता है। अगला, लहसुन दमे के रोगी के लिए बहुत ही लाभदायक है और बहुत ही आवश्यक है। दमे के रोगी को लहसुन की 3-4 गोलियां दूध में उबालकर रात को सोने के पूर्व सेवन करने से अत्यंत लाभ होता है। 3-4 कलियां उसकी ले लें लहसुन की और दूध में उबालकर रात को सोने के पहले पिएं तो उसमें काफ़ी लाभ होता है। इससे रोगी का दमा भी बैठ जाता है तथा रोगी रात भर चैन से सोता है, इसमें नींद नहीं आती कई बार। सहजन के पत्ते, देखिए सहजन क्या है? सहजन बहुत अच्छा पेड़ माना गया है। सहजन का मतलब होता है मुनगा जो हम मुनगे की कड़ी बनाते हैं, तो साउथ इंडियन जो है सांभर बनाते हैं, डोसे खाएंगे आप तो सांभर में आपको मुनगा मिलेगा। तो मुनगा, सहजन के पत्तों का सूप 18 मिलीमीटर के लगभग तैयार कर
उसमें थोड़ा नमक, काली मिर्च और नींबू का रस मिलाकर पीने से दमा, ब्रोंकाइटिस और क्षय तथा अन्य श्वास संबंधी रोग दूर होते हैं। तो इसमें आपका बहुत उपयोगी माना गया। लहसुन की एक गांठ छीलकर 120 मिलीमीटर लहसुन की एक गांठ छीलकर 120 मिलीलीटर असली सिरके में, सिंथेटिक सिरके में नहीं, अच्छी तरह मसलकर और मथ कर उबालें। क्या करना है? 120 मिलीलीटर लहसुन की एक गांठ लेनी है और उसको उबालना है असली सिरके में, मसलकर उबालें। ठंडा होने पर उसे छानें और उसमें बराबर मात्रा में शहद मिलाकर साफ बोतल में भरकर रखें। मेथी के काढ़े के साथ सायंकाल और सोने के पूर्व 1 या 2 चम्मच उक्त शरबत लेने से दमे की तीव्रता कम होती है। आगे, चौलाई के पत्तों का ताज़ा रस। चौलाई जो है, चौलाई एक भाजी है जो बारिश में उगती है, अक्सर उगती है। चौलाई के लोग भजिए खाना भी प्रेफर करते हैं लोग गाँव में, और बुंदेलखंड में तो पर्टिकुलरली चौलाई के पत्ते भाजी के भजिए खाए जाते हैं। चौलाई के पत्तों का रस निकालकर शहद मिलाकर प्रतिदिन पीने से पुराने दमे में भी लाभ होता है। दमे के कारण कमज़ोर रोगियों के लिए चौथाई या साग अमृत के समान होता है। चौलाई जो है, चौलाई की भाजी जो है, दमे के रोगियों के लिए अमृत तुल्य माना गया है। आयुर्वेद में चौलाई की भाजी, जो चौलाई की भाजी लोग नहीं खाते हैं वो अनुपयोगी मानी जाती है, तो वो चौलाई की भाजी दमे के रोगियों के लिए अमृत समान माना गया है। चौलाई का किसी भी रूप में प्रयोग करते रहने से आदमी असमय बूढ़ा नहीं होता। तो बुढ़ापा भी एक चौलाई की भाजी के लिए एक इसमें बहुत अच्छा उपाय वो दे रखा है कि बुढ़ापा भी जल्दी नहीं आता, तो चौलाई की भाजी खानी चाहिए। तो ये कुछ दमे के रोगी के लिए था। दमे के रोगियों को अत्यंत कष्ट होता है, सांस चलती है। कुछ अलग लोग हैं, कुछ मतलब जैसे आपने सुना होगा कि शरद पूर्णिमा के दिन कुछ जगहों पर खीर दी जाती है सुबह सुबह प्रातःकाल, सूर्योदय के पूर्व खीर खिलाने का कुछ पुजारी, कुछ पंडित लोग खीर खिलाते हैं। तो खीर से भी, उस खीर से भी दमे में लाभ मिलता है। उसमें कुछ दवाइयाँ मिलाते हैं, और उसमें क्या दवाई मिलाते हैं वो आगे के जब हम एपिसोड में चर्चा करेंगे। तो कैसे खीर बनाई जाती है उसके बारे में भी आपको बताएंगे। आप एक और प्रयोग मिलता है कि कुछ लोग जिंदा मछली का जो बच्चा होता है जिंदा, उसको सीधा उसमें डालते हैं और वो ट्रैकिया में जाके जो कफ होता है, हमारा जो कफ डिपॉजिट होता है, उसको खाता है। उसको खाने से उस ट्रैकिया साफ हो जाता है। कफ को कम करना है हमें, जो कफ का डिपॉजिशन है वो ख़त्म करना है। तो जीवित मछली भी डालते हैं, तो उसमें भी लाभ लोगों को देखने को मिलता है। ये सब घरेलू नुस्खे हैं, और डॉक्टर की सलाह तो अवश्य लेनी चाहिए। डॉक्टर जो है उससे तो बड़ा विद्वान कोई नहीं है, तो डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। डॉक्टर की सलाह के साथ साथ घरेलू नुस्खे जो है लाभदायक हैं, और उसको जीवन में अपने रोज़ दिनचर्या में उसको उतारें, ताकि आपको परेशानी कम से कम हो। क्योंकि ये रोग ऐसे हैं कि जो आसानी से ठीक नहीं होते, और ये कंट्रोल नहीं है। इसका कोई इलाज, बहुत अच्छा इलाज नहीं है। इसका इलाज आयुर्वेद में ही मिलता है, और आयुर्वेद एक ऐसा वो है, चिकित्सा पद्धति है जो जड़ से इस चीज़ को ख़त्म करता है, जड़ मूल से ख़त्म करता है। आयुर्वेद टाइम लेता है, समय काफ़ी लंबा लेता है किसी भी रोग के निदान के लिए, परंतु उसमें स्थायी निदान उससे मिलता है। और एलोपैथ जो है तात्कालिक रिलीफ देती है, और तात्कालिक रिलीफ में एलोपैथ बहुत अच्छा है। और जब भी ऐसी कोई समस्या आती है तो एलोपैथ लेने से बचना नहीं चाहिए। मैं नहीं कहता कि आप एलोपैथ ना लें। सारी दवाइयाँ जो है, जब एकदम से एक्यूट यदि स्थिति आती है, तात्कालिक लाभ लेना है,
तो एलोपैथ बहुत अच्छा है, उसका भी आपको सहारा लेना चाहिए। ये कुछ चीज़ें हैं। मैं अब अगली बार जब बात करूँगा अगले एपिसोड में, तो अनिद्रा की पे आपसे चर्चा करूँगी। अनिद्रा के लिए क्या दादी माँ नानी माँ के नुस्खे क्या हैं। तो आइए देखते हैं। और आपको अच्छा लगा, हम सारगर्भित जानकारी आपको देंगे, आपको स्वस्थ रखने की पूरे प्रयास करेंगे। आइए पुनः आपको बहुत बहुत आपका अभिनंदन, और मेरे इस चैनल को अभिनंदन। मानव विचार एवं विकास मंच को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।